ठीक है, डन। नमस्कार जातू, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार्थ सर आपसे का स्वागत करता हूं यूट्यूब क्लासेस में। एसएससी एमटीएस की प्रीवियस की सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज में आज हम लोग 19वीं क्लास के साथ उपस्थित हैं। उम्मीद है ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। कम समय बचा है आपका सेशनल से एग्जाम के लिए और उसमें ये आपकी क्या है क्लासेस हेल्प कर रही होंगी, ऐसा जो पूरा उम्मीद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? अगर आपसे सही कथन की बात हो रही है तो यहाँ पर है क्या, वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी, अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसीजर होगा प्रकाश संश्लेषण का, उसमें CO2 को ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधों का काम क्या होगा, CO2 को एब्जॉर्ब करना होगा। तो लेकिन क्या होगा, अगर उनके मतलब CO2 उनको काट देंगे, CO2 की मात्रा में कमी नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। दूसरा है, CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकल लेता। ये बिल्कुल भी सही कथन है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड इसी नेचर की वजह से, क्योंकि वो आपकी क्या करती है, आपकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी नेचर की वजह से CO2 हमारी कैसी गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। ये वायुमंडल के ताप को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो बी होगा हमारा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर होगा केवल 2। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लैंड कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना में के लिए किया गया था? लैंड कैपिटल से हम आपका हम इसको अगर बोल सकते हैं तो ये हमारा आपका क्या है, सिंह स्तंभ जिसकी प्राप्ति कहाँ से हुई थी आपकी, ये सारनाथ से हुई थी। वाराणसी के निकट आपका क्या स्थित है, आपका सारनाथ। तो सारनाथ से आपकी किसकी प्राप्ति हुई थी, लैंड कैपिटल की या सिंह स्तंभ की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में ही क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था। ये आपकी जो पहली आपकी उपदेश देने की घटना है, कहाँ पर होती है, सारनाथ में। इसी की याद में किसका निर्माण होता है, लैंड कैपिटल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये लैंड कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला उपदेश यहाँ पर दिया था। इनकी जो पहले उपदेश देने की घटना है, ये क्या कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में इनका क्या है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु होगी तो यहीं पे इनका क्या हुआ है, महापरिनिर्वाण हुआ है कुशीनगर में। ठीक है, इनको ज्ञान मिला था बोध गया में, संबोधि की घटना कहलाती है। और महाविनिष्क्रमण की घटना यानी इनकी गृहत्याग की घटना। ठीक, तो यहाँ पर आपका ज्ञान प्राप्ति, इसको हम लोग आपका संबोधि बोलते हैं, निधन को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, मृत्यु को आपका, निधन को महापरिनिर्वाण, और गृह त्याग को हम लोग क्या बोलते हैं, गृह परित्याग को महाविनिष्क्रमण। ये इनके जीवन की 4 घटनाएं जो आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर राणा सांगा, बाबर शेरशाह सूरी राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, यहाँ पर आपका खानवा का युद्ध किसके बीच में होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। यहाँ पर ये खानवा का युद्ध होता क्या है, ये समझिएगा। ठीक है, हम बाबर से संबंधित आपके कुछ युद्धों के पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बाबर के युद्ध की बात करते हैं तो बाबर ने भारत में सबसे पहले अपना जो युद्ध लड़ा था वो कौन सा था, पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध, ये होता है आपका 1526 में होता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच में होता है, आपका इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। दे रहा नहीं दे रहा, आगे आगे आगे। ठीक है, यहाँ पे किसके बीच में होता है, आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होगा, आपका कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अब यहाँ पर ये युद्ध, ये इसमें आपकी इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये ऐसा पहला युद्ध था जिसमें आपका किसी भी आपके दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की युद्ध के मैदान में क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसी युद्ध में बाबर
क्या करता है आपका तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है, जिसमें आपका क्या करता था, सेना घूमकर आपके आक्रमण करती थी, डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ती थी। और इसने आपके तोपों के चलाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था। इसमें इसका एक तोपची बड़ा फेमस था, अली कुली, वो इसका साथ देता है। बंदूकियों का नेतृत्व, जो बंदूक चलाते हैं उनका नेतृत्व आपका मुस्तफा करके पर्सन होता है, वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तुलगुमा और उस्मानी पद्धतियों का प्रयोग बाबर को पानीपत का युद्ध जिताता है। और इस युद्ध में पहली बार क्या होता है, भारत में तोपों का प्रयोग होता है, ये खास हो जाता है आपका। ठीक है, पहली बार किसका प्रयोग होता है, तोपों का प्रयोग होगा इस युद्ध में। इसके बाद में बाबर भारत में जब ये जीत लेता है युद्ध, इसके बाद में क्या करता है आपका, इसी युद्ध के बाद में आपके प्रत्येक नागरिक को एक एक सिक्का देता है। सिक्के की अगर बात करते हैं तो बाबर एक सिक्का चलाता है, सिक्के का नाम होता है शाहरुख होता है। और सभी को एक एक सिक्का भेंट करने के कारण उसको आपकी एक उपाधि दी जाती, कौन सी, कलंदर की उपाधि। याद रखिएगा, कलंदर की उपाधि किसकी थी, आपकी बाबर की थी, बड़े दिल वाला है। ठीक है, क्योंकि उसने सबको एक सिक्का दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर भारत में रुकने का निर्णय करता है और उसकी एक लड़ाई होती है, कौन सी, आपकी खानवा की लड़ाई होती है। ये खानवा का युद्ध होगा अगले ही साल 1527 में होगा। और ये 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में आपका ये लड़ाई होती है। बाबर और राणा सांगा की लड़ाई के बाद में राणा सांगा का साथ इस खानवा के युद्ध में देते हैं एक आपके मेनी राय नामक शासक, जिनसे उसकी आपकी अब अगली लड़ाई होगी बाबर की। और ये युद्ध होगा आपका कौन सा, चंदेरी का युद्ध होगा। ये चंदेरी का युद्ध होगा आपका 1528 में होगा। और ये बाबर और किसके बीच में होता है, मेदिनी राय के बीच में होता है। इसमें मेदिनी राय क्या करता है, आपका जो नरमुंडों की क्या करता है, आपका एक जो सिर होते हैं उनके, आपके सिरों का एक विजय स्तंभ बनवाता है, राजपूत जो भी होते हैं उनका। और यहाँ पर आपका खानवा के युद्ध में ही आपका बाबर एक नारा देता है, कौन सा, आपका जिहाद का नारा देता है, इसको याद रखिएगा। चंदेरी के युद्ध के बाद में एक युद्ध होता है आपका कौन सा, घाघरा का युद्ध होता है। ये घाघरा का युद्ध होता है आपका कब, 1529 में होता है। ये होता है आपका बाबर और किसके बीच में, आपका अफगानों के बीच में होता है। और ये जो युद्ध था, ये ऐसा पहला युद्ध होता है मध्यकालीन भारत का जो जल और थल दोनों में लड़ा जाता है, मतलब घाघरा नदी में लड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आपके 4 युद्ध 1526, 27, 28, 29 में इसके जीवन के बाबर के, जिसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। दिए गए ऑप्शन में से हमारा आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को उद्भव स्थल से या उद्गम स्थल से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं गंगा को किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी नाम से जाना जाता है। अगर बात होती है किसकी, गंगा नदी की, तो गंगा नदी की उत्पत्ति आपके उत्तराखंड राज्य में आपके एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। और स्थान है आपका उसका गोमुख, वहां से आपका निकलती है एक नदी, कौन सी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के रूप में होती है। और इस भागीरथी में कई सारी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, उनमें से लेकिन एक बड़ी नदी आके मिलती है जिसकी उत्पत्ति होती है बद्रीनाथ नामक आपका जो स्थान है, इसके पास में ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत या सतोपंत ग्लेशियर। इस सतोपत ग्लेशियर से क्या होता है, आपका एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम होता है आपका क्या, आपका अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों नदियों के मिलने के बाद यहाँ पर जो नई नदी बनती है, इस नदी का नाम होता है आपका गंगा नदी होता है। ये दोनों नदियां कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के मिलने के बाद में, भागीरथी अलकनंदा के मिलने के बाद में जो नई नदी बनती है उसको गंगा बोलते हैं। तो ओरिजिनली हमारा आपका जब ओरिजिन होता है, उद्गम स्थल होता है, वहां पर अगर देखा जाए तो गंगा को मूलतः किस नाम से जानते हैं, आपके भागीरथी नाम से जानते हैं। बाकी आप ज्ञान सागर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको गंगा नदी बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ाई गई है। ठीक है, और आई थिंक इतना आपको कंटेंट एक ही वीडियो में मिल जाएगा जितना आपको ना जाने कितने वीडियोस को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वहां पर वो आपको पूरा गंगा नदी के बारे में मिल जाएगा, उसके पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट भी उसका जल्दी आएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन, लिखित में कौन सी कृषि के लिए संस्थागत कारक नहीं है। देखिए, कृषि के लिए आपका संस्थागत कारक की बात करते हैं तो मतलब कृषि के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है कि कृषि को आपको बेसिक किन चीजों की नीड होती है, कैसे का उसको इम्प्रूव करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भूमि सुधार, खेतों का आकार, भूगति, ये सारी चीजें कृषि के लिए जरूरी है। बिजली उसके प्रारंभिक कारकों में से नहीं, क्योंकि खेती के लिए, बिजली के लिए हमें केवल आपका जो पानी की मोटर होती है या हमारे आपके ऐसे सबमर्सिबल या पंप होते हैं, इनके माध्यम, पंप के माध्यम से सिंचाई करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं होती है,
वहाँ पर आपके ट्यूबवेल जो होते हैं डीजल से चलते हैं या फिर नहरों से सिंचाई होती है, तालाबों से सिंचाई की या आपकी नदियों से सिंचाई होती है, वर्षा पर निर्भरता होती है। अभी केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है आपकी कुसुम योजना। तो कुसुम योजना में आपके क्या है, कृषि के लिए आपके सोलर पंपों की प्रावधान किया जा रहा है, मतलब सोलर पैनल के बेस चलने वाले पंपों का लिए आपके सब्सिडी सरकार देती है। तो ऐसे कैसे बिजली इसके लिए क्या है आपका बेसिक नीड में से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में से कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो हमारे यहाँ पे 4 मेट्रो सिटीज मेनली मानी गई हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। उसके अलावा भी आपके अन्य शहरों में आपके पुणे वगैरह हैं, इंदौर वगैरह, अहमदाबाद वगैरह। लेकिन यहाँ पर अगर आपके इन चारों में से देखें तो सबसे अधिक आबादी वाला अगर शहर हमारा आपका कौन सा है, मुंबई है। दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला अगर हमसे आपका शहर पूछ रहा है तो कौन है आपका, दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला आपका मेट्रो शहर कौन हो जाएगा, आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित रामनारायण जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। तो देखो यहाँ पर एसएससी का पैटर्न है, आपसे कोई एक ऐसे आपके वाद्य यंत्र के बारे में पूछ लेगा, उनके संगीतज्ञ के बारे में पूछ लेगा, नर्तक और उनके नृत्य आप नर्तकी के बारे में पूछ लेगा, उनके नृत्य के बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ पर आपका रामनारायण जी संबंधित है किससे, आपके सारंगी से। अब ऐसे आप बहुत सारे हैं, हर किसी को नहीं याद कर सकते, बाकी वो आपके पेपर और आपकी किस्मत पर निर्भर करता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है या स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दबाव से संबंधित है, जो कि किसके ऊपर उत्पन्न होती है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पर आप ऑप्शन में जापान सागर, कैस्पियन सागर, अंडमान सागर, प्रशांत महासागर। अगर बात करते हैं यहाँ पर अवस्था की बात हो रही है आपकी कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी पे। बंगाल की खाड़ी के पास का एक ही हमारा क्षेत्र कौन सा, आपका अंडमान सागर। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका अंडमान सागर। ये है क्या, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो भारत होता है, भारत में से हमारा आपका जो निम्न दबाव का क्षेत्र होता है, हमारे यहाँ पर इसको हम आपका ITCZ की बेल्ट के रूप में जानते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, या फिर अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण पेटी बोलते हैं। ये भारत में आपके क्या होता है, गर्मी के दिनों में भारत की ओर आपके अग्रसर होती है, उसके बाद में यहाँ से लौटते हुए आगे बढ़ जाती है। तब ऐसे में ये आपकी जो निम्न दबाव की पेटी होती है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए अंडमान सागर के क्षेत्र में आपकी स्थानांतरित हो जाती है, जो भारत में चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आपकी जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर चक्रवात आपके आते हैं। चक्रवात भारत में 2 समय आते हैं, एक चीज ये भी याद रखिएगा, चक्रवातों के आने के 2 ही समय हैं। एक तो जो आपका क्या आएंगे, मानसून के पहले, मानसून पूर्व के चक्रवात। मानसून का महीना हमारे यहाँ पे जून के महीना में होता है, तो ऐसे में हमारा आपका अप्रैल और मई का महीना जो है हमारा आपका, इस महीने में आपके चक्रवात आएंगे। और एक चक्रवात आते हैं जो आपके कब, मानसून के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चक्रवात होगा मानसून बाद। तो मानसून बाद के चक्रवातों की बात करते हैं तो ये हमारे सितंबर में खत्म होगा, आपका मानसून खत्म हो जाता है। तो लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने तक हमारे आपके चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। कल ही के वीडियो में मैंने बताया था आपको इस क्वेश्चन को, यहाँ पर अगले ही सेट में इस क्वेश्चन को क्या कर लिया गया, आपसे पूछ लिया गया आयोग द्वारा। सबसे कम जनसंख्या अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम राज्य की है। लगभग 6.4 लाख इसकी सिक्किम की लगभग जनसंख्या है। अगर हमसे सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी पूछा जाएगा तो सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी हमारा ये कौन सा था, सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी हमारा आपका कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, कल ये पूछा गया था। ये कौन सा आपका है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या क्या है आपकी सबसे कम, और ये लगभग हमारी आपकी 64,000 या 62,000 के आसपास में। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट आपका सिक्किम, सबसे कम आपकी जनसंख्या वाला यूटी लक्षद्वीप। और हमसे पूछा गया था, और जैसे कई सेट में पूछा गया या फिर पूछा जा सकता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, 19,98,12,341 जनसंख्या किसकी, यूपी की है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी अगर बात करते हैं तो वो कौन होता है आपका, दिल्ली होगा। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी आबादी लगभग कितनी आपकी 2.5 करोड़ है। तो सर्वाधिक आबादी वाला हमारा आपका कौन सा, आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक, यूटी। लेकिन से किस टीम ने बस 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया रणजी ट्रॉफी का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। रणजी ट्रॉफी हमारी आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंतर्गत में आती है, और 2019-20 में इसको किसने जीता था, सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र से याद रखिएगा जो हमारा आपका 2022-23 का सीजन है, यानी इस साल की बात हो रही है, तो 2022-23 के सीजन के विजेता कौन है, आपके सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र ने 2019-20 में अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीती थी, और अभी 2022-23 के सीजन में अपनी दूसरी रणजी ट्रॉफी जीती है। सौराष्ट्र ने हराया है किसको, आपका
बंगाल को हराया है। सौराष्ट्र ने किसको हराकर? बंगाल को हराकर अपनी रणजी ट्रॉफी दूसरी वाली जीती है। इसके पहले अगर बात करते हैं इसके पहले सेशन की, तो इसके पहले सेशन में आपके इसके 1 साल पहले आपका एमपी ने रणजी ट्रॉफी जीती थी और वो भी आपकी एमपी की क्या थी? फर्स्ट रणजी ट्रॉफी थी। इस बार की रणजी ट्रॉफी बहुत से मामलों में खास है। क्यों खास है? क्योंकि पहली बार सिक्किम राज्य ने, कौन से राज्य ने? सिक्किम राज्य ने रणजी के क्या हुआ है? आपका खेलों की मेजबानी की है। इस मामले में आपकी क्या हो जाती है? ये रणजी ट्रॉफी खास हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है? रणजी ट्रॉफी में पहली बार आपकी 3 महिला रेफरी होती हैं, सॉरी अंपायर बोलेंगे, तो 3 महिला अंपायर क्या कर रही है? आपके मैचों में अंपायरिंग करती हैं। इसके लिए आपका खास हो जाता है। इन 3 महिला अंपायरों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी कौन है? पहली है नारायणन जन्नी है। उसके अलावा आपकी कौन है? वृंदा राठी है। ठीक है, वृंदा राठी, नाम याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इसके अलावा आपकी कौन है? गायत्री वेणुगोपालन है। ठीक है, गायत्री वेणुगोपालन। तो पहली बार क्या हुआ? आपकी 3 महिला अंपायर ने अंपायरिंग की है, किसमें? रणजी में, आपके इस सीजन में। और पहली बार क्या हुआ? सिक्किम राज्य ने आपका मेजबानी की है रणजी खेलों की। तो 2022 से इसके विजेता भी सौराष्ट्र है, 19-20 का भी सौराष्ट्र था। इस बार सौराष्ट्र ने किसको हराया है? बंगाल को हराया है। पिछले साल कौन जीता था? आपका एमपी जीता था। अगला पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। पाइका नृत्य यह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो उड़ीसा, गुजरात, केरल और आंध्र प्रदेश। अब देखो यहाँ पे अगर पाइका नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपका उड़ीसा का आपका एक लोक नृत्य है, मार्शल आर्ट के फॉर्म में, बड़े से भाले के साथ में खेला जाता है इसको। और एक ऐसे पाइका विद्रोह भी रहता है। तो पाइका विद्रोह आपका उड़ीसा और बंगाल के रीजन में हुआ था आपका, और ये 88 की क्रांति से पहले हुआ था। तो उड़ीसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक लोक नृत्य हम पढ़ रहे हैं आपका कौन सा? पाइका। उसके अलावा हमारा आपका कौन सा? आपका डंडा यात्रा और आपका कौन सा? बाली यात्रा। अच्छा, एक और मुझे पता नहीं क्या ऐसा है, एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहे हैं, ये जो आपका लास्ट ईयर 2022 का एसएससी के पेपर है उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके उड़ीसा राज्य से हैं। उड़ीसा राज्य के आपके मंदिर भी पूछे गए हैं, उड़ीसा राज्य के शासकों के बारे में पूछा गया है, उड़ीसा के नृत्य भी बहुत पूछे जा रहे हैं। अब हो सकता है कि एग्जामिनर का कोई उड़ीसा से विशेष स्नेह रहा होगा, इस वजह से ऐसा करता होगा, लेकिन नहीं पता। यहाँ पर आपका कौन सा? आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डंडा यात्रा और बाली यात्रा कहाँ से? उड़ीसा से हो जाएंगे। अगला है, किस सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव है? देखो, अगर आपका कोई सदन का सदस्य चाहता है कि जो बहस चल रही है बहुत लंबी चल रही है उसको शॉर्ट किया जाए, तो ऐसे में उसको शॉर्ट करने के लिए वो आपके सदन के सदस्य कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? समापन प्रस्ताव रख सकता है। कि अगर मान लीजिएगा किसी भी आपके बिल विधेयक पर कोई भी चर्चा परिचर्चा चल रही है और काफी लंबी खिंचती है, तब ऐसी अवस्था में क्या होगा कि वो सदन के समक्ष आपकी क्या रख सकता है? समापन प्रस्ताव रख सकता है कि इस आपकी चर्चा को सीमित किया जाए और जल्दी से कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, निष्कर्ष निकाला जाए। उसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव तब होता है जब आपका क्या होता है कि आपका ये इंपॉर्टेंट अविश्वास प्रस्ताव। देखो, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर आपकी जो मंत्रिपरिषद होगी, यानी सीधी सी बात बोल सकते हैं जिसके बारे में, सरकार के बारे में मंत्रिपरिषद होती है, वो पूर्णतः किस पर निर्भर होती है? आपके लोकसभा के विश्वास पर। जब तक उसे आपके लोकसभा का विश्वास प्राप्त है या समर्थन प्राप्त है तभी तक आपकी सरकार कार्य करेगी। जैसे ही आपका लोकसभा का विश्वास वो खो देगी, उसको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। अब ऐसे केस में मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करती है और लोकसभा के प्रति वो अपना सामूहिक आपकी उत्तरदायित्व को रखती है। दोनों चीजें हैं यहाँ पर। क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, यानी किसी भी एक सदस्य के खिलाफ लाया गया कोई प्रस्ताव पूरी सरकार को त्यागपत्र देने पर मजबूर कर देगा। तो ये हमने आपके ब्रिटेन के संविधान से सामूहिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा? यदि किस सदन के आपके सरकार के किसी भी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो ऐसे अवस्था में यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण अगर वो उस पर चर्चा होगी और वहां पर क्या होगा, वो पास नहीं होता, वो भी एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव है। यदि बजट पेश किया जाता है और बजट भी पास नहीं होता है तो वो भी क्या है? एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आपका क्या, इसका तो आंसर हो जाएगा आपका समापन प्रस्ताव। अगला, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? आत्मीय समाज या आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले इंसान है राजा राममोहन राय जी। 1814-15 के ड्यूरेशन में इन्होंने एक सभा बनाई थी, आपकी आत्मीय सभा बनाई थी। इसके अलावा इनकी एक और सभा होती है जो आपके 1828 में स्टैब्लिश होती है और इसका नाम होता है आपका क्या?
ब्रह्म समाज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा राममोहन राय के लिए अगर देखा जाए तो राजा राममोहन राय भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इनको बोला जाता है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न पर्सन आपके इंडिया के लिए आपका इनके लिए यूज होता है आपका ये टर्म आपका प्रथम आधुनिक पुरुष। और इन्हें बोला जाता है आपका नव जागरण का अग्रदूत बोला जाता है। इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ था कि विलियम बेंटिक द्वारा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसी चीज को, विलियम बेंटिक द्वारा इन्हीं के प्रयासों से 1829 में क्या लेकर आए थे, सती प्रथा निषेध अधिनियम। और इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ था, सती प्रथा की समाप्ति हुई थी। और ये जो राजा राममोहन राय थे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं। इनमें से आपका इनकी एक पहली रचना जो थी उसका नाम था, फारसी भाषा में लिखी थी, तोहफत उल मोहद्दीन। इसका हिंदी का शाब्दिक अर्थ है एक ईश्वरवादियों का उपहार। ये इनकी पहली रचना थी। उसके अलावा इनकी एक और बड़ी फेमस किताब है जो एग्जाम में पूछी जाती है, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। ये किसकी किताब है, राजा राममोहन राय जी की है। इन्होंने आपके क्या किया था, एक मैगजीन निकाली थी, मैगजीन का नाम था ब्राह्मणिकल मैगजीन। इनका नाम था आपका क्या, ब्राह्मणिकल मैगजीन था किताब का। और इसके अलावा इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका निकाली थी। और इसके अलावा इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था मिरात उल अखबार। ये सारी चीजें किसकी हैं, राजा राममोहन राय जी की हैं। इनका मूल नाम केवल राममोहन राय था, इन्हें राजा की उपाधि मिलती है। इनको राजा की उपाधि उस समय का आपका मुगल शासक अकबर द्वितीय देता है। और इसी अकबर द्वितीय की पेंशन की बात करने लंदन जाते हैं, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी जाने जाते हैं किसके नाम से, तूफानी हिंदू के रूप में जाने जाते हैं। और ये बहुत फेमस हैं आपके अपनी आइडियोलॉजीज के लिए। स्वामी विवेकानंद जी आपका सबसे पहले आपका 1892 में आपके शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और वहां पे इनके कहे गए कथन मेरे प्यारे भाई और बहनों से बहुत ज्यादा चर्चा में जाते हैं। राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग इनकी 3 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती ये 2 अपने कामों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था आपका सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने इसकी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने आपके 1875 में संस्था बनाई थी, कौन सी, आर्य समाज। ठीक है, तो ये 2 काम इनके बहुत फेमस हैं। इन्होंने ही इसके अलावा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और इसके अलावा इन्होंने ही सबसे पहले आपके हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग की थी। तो ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ। देखो, संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार हुआ है, चाहे पहली बार कह लीजिएगा चाहे यहाँ पे इसको अंतिम बार कह लीजिएगा, अब तक केवल एक बार हुआ है। ठीक है, तो एक बार संशोधन हुआ आपका 1976 में। 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। तब के समय हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ था, संशोधन किया गया था। यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और आपकी क्या, अखंडता। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और हमारा आपका अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। सोशलिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्डों को जोड़ा गया था। और इसके ये अब तक केवल एक ही संशोधन हुआ है जो तीनों शब्द जोड़े गए हैं पहली बार। और ये जो आपके संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार सरकार को मिलता है, ये मिलता है किसमें, आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले में, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं, इसके आधार पे आप कोई केस नहीं कर सकते हैं। 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिज्म, आपका सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए 1976 में। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। देखो, यहाँ पर आपका इमल्सन आपका एक प्रकार का आपका लिक्विड का फॉर्म होगा जिसमें हमारा आपका जो सॉलिड होगा वो आपको सॉल्युबल कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिक्विड में हमारा आपका यहाँ पे क्या मिल जाता है, आपका दूध मिल जाता है, जिसमें आपका जो फैट होगा वो हमारा आपका क्या होता है, घुलनशील अवस्था में होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आपका दूध हो जाएगा। अगला, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में, अगर यहाँ पे टीम खेल की बात करते हैं, किस टीम खेल में कहां से पदक जीता, और भारत द्वारा टीम खेल में जीता गया एकमात्र आपका उस समय का पदक था, तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और फील्ड हॉकी। तो बात करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, याद रखिएगा भारतीय क्या हुआ था, पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था, आपका कांस्य पदक जीता था। और ऐसा आपका क्या हुआ था, बहुत
बार बहुत समय बाद हुआ था जब भारत ने ओलंपिक में क्या जीता था, पदक जीता था। भारत में अगर बात करते हैं ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ पिछले वीडियोस में, आपको जाके देख लीजिएगा। ओलंपिक में टोटल अब तक हम लोगों ने आपके 8 गोल्ड जीते हैं, 8 गोल्ड जीते हैं। ये आपके भारत का अब तक का किसी भी आपका पर्टिकुलर एक खेल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है आपका ओलंपिक में, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर प्रणब मुखर्जी, मनीष सिसोदिया, अमिताभ घोष, शशि थरूर। तो मनीष सिसोदिया आपके आम आदमी पार्टी के नेता, प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके, कांग्रेस के नेता भी रह चुके आपके, और अमिताभ घोष एक फेमस राइटर, और शशि थरूर कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ में क्या है यहाँ पे एक फेमस राइटर भी, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं। तो यहाँ पर ये प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी भी इन्हीं की किताब है। शशि थरूर थे, इन्होंने आपके क्या हुआ था रिसेंटली अभी आपके कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ अपोजिशन में कौन थे आपके? शशि थरूर ने चुनाव लड़ा था। अगला क्वेश्चन, लिखित में कौन सा कथन गलत है? चूर्ण प्रवार यानी मोलस्का सबसे बड़ा जंतु संघ है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर आपका, चूर्ण प्रवार यानी मोलस्का। देखो मोलस्का जो आपके ऐसे जीवों को बोलते हैं जिनके ऊपर क्या होता है आपका कोई खोल या आवरण चढ़ा होता है। जैसे हम लोगों ने घोंगा देखा होगा, शंख है, शीप है, ये हमारे आपके कैसे होते हैं? मोलस्का वर्ग के होते हैं। ऑक्टोपस को भी मोलस्का कैटेगरी में माना जाता है। तो यहाँ पर आपका मोलस्का सबसे बड़ा जीव वर्ग नहीं है। हमारे यहाँ पर जो कीट वर्ग होता है, कीट वर्ग की बात करते हैं, मतलब किसकी बात हो रही है? आपके आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा वर्ग आपके प्रकृति पे सबसे बड़ा हमारा आपका क्या होता है? जीव वर्ग होता है। और ये आपके आर्थ्रोपोडा, आपके दो शब्द होते हैं आपके, आर्थो और पोडा, मतलब ऐसे आपके जीव जिनमें के शरीर में क्या होते हैं? आपके ज्वाइंट होते हैं, वो आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जो कीट वर्ग होता है वो हमारा आपका किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में होता है। इनके शरीर को हम आपके सिर, वक्ष और आपके धड़ में बांटते हैं। तो ये आपका इनका शरीर 3 भागों में बढ़ता है, ठीक है, सिर में होगा, वक्ष होगा और आपका बाकी का धड़ होगा। तो आर्थ्रोपोडा हमारा आपका क्या होगा? आपका सबसे बड़ा जंतु संघ है, ना कि मोलस्का। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा हुआ टिड्डी संधिपात, संधि मतलब ज्वाइंट, ठीक है, आपके ज्वाइंट वाले पैरों वाला टिड्डी आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, इसी में आ गया आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोगली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जहां भी कहीं भी बिहू आएगा आप इसको कहाँ चले जाओगे? तुरंत दौड़ के आपका असम में चले जाइएगा। बिहू उत्सव कहाँ का? आपका असम का है। लेकिन यहाँ पर आपका भोगाली बिहू लिखा हुआ तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर इसको हम लोग आपका बुलाते हैं आपका माघ बिहू, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? माघ बिहू के नाम से जानते हैं। तो आप देखो जो बिहू का उत्सव होता है ये असम राज्य का फेमस त्योहार है, और इसमें भी बिहू के भी क्या होते हैं? आपके 3 रूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिहू आपका 3 प्रकार से मनाया जाता है, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इससे घुमा के फिरा के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पहला आपका होता है आपका बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। दूसरा होता है आपका कौन सा? काटी बिहू। तीसरा होता है आपका कौन सा? माघ बिहू, ठीक है। नाम में ही सारे अर्थ छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके बोहाग बिहू मेनली ये आपका अप्रैल माह के आसपास से मनाया जाता है, मध्य अप्रैल में, और ये फसल की रोपाई के समय अच्छी फसल के उपलक्ष्य में या उसकी उम्मीद में ये बोहाग बिहू का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा आपका? बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाएगा। काटी बिहू की बात करते हैं, काटी बिहू जो होगा हमारा आपका ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर माह के आसपास में। और ये काटी बिहू क्या होता है? फसल की अच्छी गुणवत्ता के लिए कामना की जाती है कि फसल कैसी हो? आपकी अच्छी हो, उसके लिए होता है। और माघ बिहू मेनली हमारा कब मनाया जाता है? आपका जनवरी माह में। और जनवरी माह में भी कब? आपका संक्रांति, हम लोग जो यहाँ पर उत्तर भारत में इसको आपका संक्रांति आपका बोलते हैं, ठीक है, तो मकर संक्रांति के रूप से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर भारत में इसको आपका संक्रांति बोलेंगे। यहाँ पर ये मनाया जाएगा माघ बिहू, या इसी को हम लोग बोलते हैं भोगाली बिहू। इसमें क्या होता है? फसल के कटाई करके क्या होता है? उसके आपके कटाई के उपलक्ष्य में आपका ये फसल पकने पर कटाई के लिए आपका ये त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे बिहू के 3 रूप होते हैं, बोहाग, काटी और माघ। कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप देख के इसे कर सकते हैं। अगला है अपर्णा सतीशन, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से, लास्ट ईयर का आपका करंट अफेयर्स का
क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपर्णा सतीशन की बात हो रही, जिन्हें 2022 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि का पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर आपका ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है किससे, आपके कुचिपुड़ी से। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी नर्तकी कौन थी, अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला हुआ था। सत्रिय असम का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत का एकमात्र कहीं पूछे तो आपका कौन सा करिएगा, कथक करिएगा। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव था। और इसके बाद में क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, आपके वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों की भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होने के बाद में क्या होता है कि भारत में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो आपके इंडियंस के रूलिंग में इंटरफेयर करना चालू कर देते हैं और ऐसे केस में वो धीरे धीरे अपने समय और के साथ में अपने साम्राज्य को बढ़ाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 1765 से लेकर 1772 तक के ड्यूरेशन में यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले बंगाल राज्य में क्या होता है, द्वैत शासन होता है। तो मतलब शासन के कुछ आपके हिस्से अंग्रेजों ने अपने पास रखे, कुछ आपके बंगाल के नवाब को दे दिए। तो ये प्रक्रिया द्वैत शासन कहलाती है। 1765 में द्वैत शासन लगाने वाला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। हटाने वाला व्यक्ति आपका 1772 में कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद में क्या हुआ, जब आपके 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर आपका इस द्वैत शासन को हटा दिया गया तो अंग्रेजों ने सोचा अब क्या करें, तो अंग्रेजों ने स्थायी व्यवस्था के लिए क्या हुआ, 1773 में क्या हुआ, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। वो भारत में कंपनी के संवैधानिक विकास का पहला आपका अधिनियम माना जाता है, जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें होंगी। आपके कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होगी, जिसमें कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना होगी, जिसके पहले जज कौन बनते हैं, आपके एलिजा एमपी बनते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आके पहले कौन हो जाते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाते हैं। अगला बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा पुराना वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो यहाँ पर हमारे आपका देखा जाए तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद है। तो हमारे यहाँ पर वैदिक काल को हम लोग आपका दो भागों में बांट के रखते हैं। ठीक है, वैदिक काल हमारा बढ़ता है दो भागों में। वैदिक काल होता है आपका 1500 से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक काल कहलाता है। यह बढ़ता कितने भागों में, दो भागों में। एक पहला भाग जो क्या कहलाता है आपका ऋग्वैदिक काल कहलाता है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा भाग कहलाता है आपका उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पुराना आपका, तो ये आपका कौन होगा, आपका वेद ऋग्वैदिक काल में लिखा हुआ ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल को आपका नामकरण इसी बात पे हुआ कि केवल इसमें एक ही वेद लिखा गया, कौन सा, ऋग्वेद। और ये समय पीरियड माना जाता है आपका 1500 से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व का समय ऋग्वैदिक काल का। बाद में जो हमारा आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय वो उत्तर वैदिक काल का। इनमें जिसमें अन्य तीनों वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण और बाकी सारे उपनिषद जैसे अन्य ग्रंथ लिखे गए। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल आपका सबसे पुराना वेद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अथर्ववेद होता है, इसे आपका ब्रह्म वेद बोलते हैं और ये आपका सबसे अलग वेद है। बाकी सारे वेदों की अगर बात करते हैं तो वो पूजा पाठ की पद्धतियों पर आधारित है। वहीं अथर्ववेद के कॉन्सेप्ट आपके समाज की जो लौकिक पद्धतियां होती हैं, जो जीवन आधारित पद्धतियां होती हैं, जिसमें जादू टोना, भूत प्रेत वशीकरण या कृषि को कीटों से बचाने के लिए मंत्रों का उल्लेख, ऐसी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद आपका सबसे लोकप्रिय वेद होता है या फिर इसको आपका ब्रह्म वेद भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आपका क्या बोलते हैं, लोकप्रिय वेद भी बोलते हैं। ये टाइम डिसाइडेशन होता है आपका 1000 ईस्वी से ही। क्यों होता है, क्योंकि 1000 ईस्वी के पूर्व क्या हमारे एटा जिले में, ठीक है, यूपी के एटा जिले में आपका एक प्लेस है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, कौन सा, अतरंजी खेड़ा। एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से क्या हुआ था, सबसे पहले किसकी प्राप्ति होती है, लोहे की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो लोहा मिला है इसका यही क्यों आपका बेस माना गया, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं भी आपका लोहे का ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद के जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है वहां पर लोहे का उल्लेख मिलता है आपका अयस नाम से, कृष्ण अयस या श्याम अयस करके। तो इसलिए आपका टाइम पीरियड का यहीं से डिसाइडेशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विच ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। तो देखो ये स्विच नहीं है, ये स्विस है। ठीक है, स्विस ओपन टूर्नामेंट है, स्विट्जरलैंड में हुआ था और ये जीता था किसने, आपके पीवी सिंधु जी ने जीता था। पीवी सिंधु हमारी आपकी टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपके ओलंपिक में से लेकर आपका जो कॉमनवेल्थ गेम भी हुए थे उन दोनों में आपके क्या हुए थे, आपके पदक जीते थे। ठीक है, तो आपके पीवी सिंधु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ में क्या जीता था, पदक जीता था, खास पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं, जिनमें से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण कर लिया है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं
तो जो ऑप्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंग हम देखें तो अब ये अगर अभी के समय हम देखते हैं तो हम अभी के समय बता सकते हैं, अभी के समय आपके क्या किया गया है, 5 रेलवे जोनों को ने आपके क्या हुआ है, पूर्णतः आपके खुद को विद्युतीकृत कर लिया है। क्यों विद्युतीकृत किया जा रहा है, विद्युतीकरण किया जा रहा है? क्योंकि रेलवे ने आपका तय किया है कि वो खुद को क्या कर लेंगे, कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे, मतलब वो जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में वो डीजल या पेट्रोल आधारित जो भी आपके रेलवे इंजन है उनको वो समाप्त करना चाहते हैं और बिजली के पे चलना चाहते हैं, जिससे वो आपके कार्बन उत्सर्जन को क्या कर सके, कम सके। रेलवे का कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य ये याद रखिएगा 2030 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेलवे को क्या करना है, 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है। वहीं भारत ने कब तक की घोषणा की है, इंडिया की लेकर बात करते हैं, इंडिया का कार्बन न्यूट्रल का टारगेट है वो कब का है, आपका 2070 का। तो रेलवे का 2030 का है, भारत का है आपका 2070 का है। अगर बात करते हैं किसकी, हम आपके इन रेलवे जोन की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी के समय जो हमारे आपके 5 रेलवे जोन है उनमें से हमारा आपका पहला कौन है, दक्षिण पूर्व रेलवे, ठीक है, कौन सा, दक्षिण पूर्व रेलवे। उसके अलावा हमारा आपका उत्तर मध्य रेलवे, जिसको हम एनसीआर के नाम से भी जानते हैं, उत्तर मध्य रेलवे, ठीक, ये आपका हो जाएगा। उसके अलावा आपका पूर्वी रेलवे, ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा, पूर्वी रेलवे। और उसके अलावा हमारा आपका पश्चिमी मध्य रेलवे, ठीक है, क्या था आपका, पश्चिमी मध्य रेलवे। और सबसे लास्ट में हमारा आपका पूर्वी तटीय रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, ये पूर्वी तटीय रेलवे। तो ये 5 पूर्णतया हो गए थे। इसके अलावा दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आपका क्या होगा कि जो कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे जो हमारा आपका पश्चिमी तटीय रेलवे होता है, ये वाला सेक्शन होता है आपका, ठीक है, महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक के बीच के रीजन में आपका। तो ये आपका क्या होता है, आपका पूर्णतः विद्युतीकृत हो चुका था दिए गए ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन देखें, द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पर आपका द किस ऑफ लाइफ लास्ट ईयर आपकी 2022 में प्रकाशित हुई थी ये किताब, और ये किताब आपके बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर है कौन, इमरान हाशमी, उनकी किताब थी। तो इस किताब में इमरान हाशमी ने अपने बेटे की जो उनकी कैंसर के साथ में लड़ाई थी, जंग थी, उसके लिए उस पर लिखी हुई है और अपनी जर्नी के बारे में लिखी हुई है। किस ऑफ लाइफ किसकी किताब है, इमरान हाशमी की। तो ये आज के रहे 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, पैटर्न को समझते रहिएगा, ये आपको चीजें तैयारी करने में बहुत ही हेल्प करती हैं। और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आएगी, समझ में आएगी। आप अगर चैनल पर नए हैं, फिर से बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपकी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ज्ञान सागर के टेलीग्राम चैनल पे, ज्ञान सागर ऑफिशियल पे आपकी मिलती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस की पीडीएफ आपको वो भी कहाँ मिल जाएंगी, ज्ञान सागर पर, और अदर जो भी पीडीएफ है आप उनको ज्ञान सागर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।